एक ऐसा आइलैंड जहाँ का समय बाकी पृथ्वी से अलग चलता है। तो क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिकों का एक ग्रुप इसी आइलैंड पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक बार यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं लौट सकता। अब इस आइलैंड का रहस्य क्या है और क्या ये ग्रुप टाइम लूप से लेकर अल्टरनेट डायमेंशन तक इन सारे खतरों का सामना कर यहाँ से निकल भी पाएंगे। चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साईफाई एडवेंचर मूवी में। कहानी की शुरुआत एक पायलट से होती है जो कि अभी एक सीक्रेट आइलैंड पर एक खास मिशन के लिए आया था कि तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी और वो पायलट डरते हुए अपनी गन निकाल उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ रास्ते में उसे एक गन पड़ी दिखाई देती है। और अजीब बात की ये गन सेम उसी वाली गन जैसी थी, वो भी सेम सीरियल नंबर के साथ। अब वो पायलट उसे हैरानी में देख ही रहा था कि पीछे से उस पर किसी ने आकर अटैक कर दिया और जान से मार डाला। अब जिसने उस पायलट को मारा था वो खुद हेलीकॉप्टर लेकर जल्दी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा कि वो वहीं एक इनविजिबल डोम से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। मानो कि इस आइलैंड पर एक अनजान लेयर बनी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अब इस आइलैंड की मिस्ट्री क्या है? कहानी यहाँ से कुछ दिन पास्ट में जाती है जहाँ एक मोनोलॉग में बताया गया कि कैसे एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये मिस्टीरियस आइलैंड कई साल पहले मिला था। उन्हें पता चला कि ये आइलैंड बाकी की पृथ्वी से बहुत अलग है, तो उन्होंने इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताया। ये प्राइवेट कंपनी चुपचाप अकेले में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। स्पेस टाइम से लेकर इंसानी संरचना तक जो कोई भी यहाँ आता उसके लिए सब बदल जाता। और लगभग 20 साल तक ये प्राइवेट कंपनी यहाँ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करती रही। लेकिन 2 दिन पहले उनके एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उनसे कुछ ऐसा हो गया जिससे कि अब पूरी ही पृथ्वी का तबाह होने का खतरा है। सो इस कंपनी के ओनर्स ने कुछ सोल्जर्स की एक टीम को इसी आइलैंड पर भेजने का फैसला किया ताकि वे यहाँ पर आकर एक आखिरी मिशन पूरा कर सकें और उसके बाद वे इस आइलैंड को ही तबाह कर देंगे। अब यहाँ से कहानी अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में जाती है जहाँ के अभी एक एक्स मिलिट्री सोल्जर एडिसन एक आदमी चेज को अपने उसी मिशन के लिए रिक्रूट करने आई थी। वो उसे बताती है कि कैसे उन्हें चेज के बारे में सब पता है। वे उसकी हिस्ट्री से लेकर उसकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में सब जानते हैं। चेज पहले आर्मी में था मगर एक मिशन के बाद उसे निकाल दिया गया और अब तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक में उसका नाम नहीं है। वहीं एडिसन की कंपनी को ऐसे ही लोगों की तलाश थी जिनका की कोई जानने पहचानने वाला ना हो। अब चेज एडिसन से उनके मिशन के बारे में पूछता है। एडिसन ने बताया कि उन्हें एक प्राइवेट कंपनी के लिए एक सीक्रेट आइलैंड पर जाकर एक मिशन पूरा करना है जहाँ से उन्हें सिर्फ कंपनी के ओनर की बेटी को वापस लाना होगा और इसके बदले में उनमें से हर एक को लाखों डॉलर्स मिलेंगे, इतने सारे पैसे जितने में वे जीवन भर आराम से ऐश कर सकेंगे। अब चेज हैरान था कि ये मिशन तो आसान है तो इसके लिए कोई भला इतने पैसे क्यों देगा, लेकिन फिर भी अभी तो उसे पैसों की बहुत जरूरत थी तो उसने इस मिशन के लिए हाँ कह दी। इसके बाद एडिसन अपने अगले मेंबर को रिक्रूट करने गई। ये रस्क है जो कि काफी अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी टॉप क्लास रहा है, लेकिन एक हादसे के दौरान रस्क के परिवार की मौत हो गई जिसके बाद वो सिर्फ खतरनाक मिशन को ही चुनता है। और अब रस्क ने भी इतने सारे पैसों के बारे में सुनते ही एडिसन की टीम में शामिल होने को हाँ कह दिया। अब अगले दिन पूरी ही टीम एक प्राइवेट एयरबेस पर इकट्ठा होते हैं जहां अब तक एडिसन ने और भी 4 मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया था। वो सबको अपने मिशन के लिए ब्रीफ करने लगती है कैसे उस सीक्रेट आइलैंड पर 2 रिसर्च फैसिलिटीज हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। सो उनकी टीम वहां आइलैंड के बीच में हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद उन सभी को 2 टीमों में बंटकर अलग अलग दिशा वाली रिसर्च सेंटर में जाना होगा जहां पहली टीम में एडिसन खुद, उसके साथ चेज और तीसरा मेंबर डेक्स होगा। वहीं दूसरी टीम में रस और उसके साथ कोल्ट और टैग होंगे जो कि नॉर्थ वाली फैसिलिटी में जाएंगे क्योंकि अभी उन्हें नहीं पता कि सीईओ की बेटी स्टेसी जिसे कि ढूंढने का उनका मेन मिशन है, उन्हें नहीं पता कि वो किस फैसिलिटी में होगी और उन्हें तो बस स्टेसी को ढूंढकर वापस लौटना है। वहीं उनका हेलीकॉप्टर और पायलट तब तक वहीं अकेला उनका वापस आने का इंतजार करेगा। अब मिशन पर जाने से पहले टैग अपनी बेटी की फोटो भी देखता है क्योंकि उसकी पत्नी के मरने के बाद एक उसकी बेटी ही उसका सब कुछ है, लेकिन उसकी बेटी को भी एक खतरनाक बीमारी डायग्नोस हो गई जिसके लिए टैग को बहुत से पैसों की जरूरत है और इसीलिए उसे इस मिशन पर जाना पड़ रहा है। हालांकि अब सभी 6 मेंबर्स डिस्कस भी करते हैं ऐसे उन सब में एक सिमिलैरिटी है, उन सब में से किसी की भी कोई फैमिली नहीं थी, सो कंपनी ने उन्हें ही क्यों चुना। अब इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे खुलेगा। अब तय समय के अनुसार सभी मेंबर्स एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी आइलैंड की ओर निकल जाते हैं और फाइनली 15 घंटे तक लगातार सफर करने के बाद वे उस आइलैंड पर पहुंच ही गए। अब यहाँ से जैसा कि तय था
एडिसन, चेज और डेक्स अब साउथ की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जब वे थोड़ी आगे बढ़े ही थे कि उन्हें लोगों की बॉडीज मिलने लगी जिन्हें कि किसी ने बहुत बुरी तरह से मार डाला था। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उन्हें चीर फाड़ डाला हो, यानी कि यहाँ बहुत खतरा होगा। तीनों ही अब अपने वेपन्स के साथ चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगते हैं। एडिसन ने यहाँ से अपनी दूसरी टीम को ट्रांसमीटर पर सब बताने की कोशिश की कि वे भी सावधान रहें, लेकिन अब सरप्राइजिंगली यहाँ तो कोई रेडियो काम ही नहीं कर रहा। डेक्स जल्दी से सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर लेता है, जैसा कि करना उसकी आदत में शामिल है, ताकि वो साथ के साथ अपने सारे खतरों को नोट करता रहे। वहीं चेज एडिसन को फिर याद दिलाता है कि कोई भला एक सिंपल मिशन के लिए इतने सारे पैसे क्यों देगा, यानी कि यहाँ जरूर से ऐसा कुछ है जिसके बारे में उन्हें उस कंपनी ने कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी टीम भी अब तक अपनी दिशा में आगे बढ़ रही थी, जहाँ रास्ते में रस को आगे जाकर एक पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दी। उसे डेजावू हुआ कि मानो उसी ने कभी ये रस्सी बांधी थी, लेकिन वो तो यहाँ पहली बार आया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इसे इग्नोर कर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगा। वहीं अब तक उन्हें भी एहसास हो गया कि उनका अपनी दूसरी टीम से संपर्क टूट चुका है। वहीं एडिसन वाली टीम को तो आगे बढ़ते हुए और ज्यादा लोगों की बॉडीज मिलती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आता कि इन सब की मौत कैसे हुई। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक और मेकशिफ्ट कैंप भी मिल गया। सो एडिसन अब वहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इंस्टॉल कर उसकी रेंज बढ़ाकर अपनी दूसरी टीम के पास सिग्नल भेजने लगती है, ताकि उनकी पोजीशन जान सके। लेकिन अब उनका ये तरीका भी काम नहीं करता। इसके अलावा डेक्स ने उन्हें रिवील किया कि उसे पास की बॉडी से घड़ी मिली है, लेकिन सेम घड़ी खुद उसने भी पहन रखी थी। वहीं ये घड़ी बहुत लिमिटेड एडिशन में बनी है, तो ये तो काफी वियर्ड है। हालांकि चेज कहता है कि ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है और वो इस पर ज्यादा ध्यान न दे। वैसे भी किसी जानवर ने उस बॉडी का चेहरा खराब कर दिया था, सो वे उस घड़ी वाली बॉडी का चेहरा तक नहीं देख सकते कि वो था कौन। दूसरी ओर पायलट, जिसे कि दोनों ही टीमें इंतजार करने का कहकर चली गई थी, अब उसे अचानक से बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। और ये सेम वही सीन है जिसे कि हमने कहानी के शुरू में देखा था। और इस बार रिवील हुआ कि उस पायलट पर अटैक करने वाला एक अजीब तरह का आदमी था, जो कि अजीब कारणों से म्यूटेट हो गया। और जैसे ही वो पायलट को मारकर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है कि हवा में एक इनविजिबल लेयर से टकराकर पूरा हेलीकॉप्टर ही ब्लास्ट हो गया, यानी कि कोई भी इस आइलैंड से भाग नहीं सकता। वहीं चेज और डेक्स, जो कि कैंप में थे, उन्हें पास से एक आवाज सुनाई दी और सरप्राइजिंगली उन्हें यहाँ पर एक जिंदा आदमी मिलता है। उसने रिवील किया कि वो डॉक्टर यंग है, जो कि अपनी टीम के साथ सुबह ही यहाँ आया था। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो यहाँ सब कुछ बर्बाद मिला और उसके बाद उसकी पूरी टीम एक एक कर सभी मारे गए। अब एडिसन और बाकी दोनों भी हैरान थे कि उनसे पहले तो कोई टीम यहाँ आई ही नहीं। फिर भी वे उसे स्टेसी नाम की एक लड़की के बारे में पूछते हैं, जिसे कि यहाँ से लेकर जाने का उनका मेन मिशन है। अब ये नाम सुनकर डॉक्टर यंग को कुछ याद आया और वो उन्हें अपने पीछे चलने को कहता है। और सभी ये देखकर हैरान रह गए कि स्टेसी तो ऑलरेडी मर चुकी थी, किसी जानवर ने उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया। ये देखकर एडिसन और बाकी दोनों निराश होते हैं कि उनका मेन मिशन जिस लड़की को निकालने का था वो तो पहले ही मारी गई, तो क्या पता अब उन्हें पूरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं। सो फिर भी वे उस लड़की की बॉडी को अपने साथ ले जाएंगे। वहीं अब वैसे भी रात होने वाली थी और वे हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा दूर आ गए। सो सभी मेंबर्स अब आज रात के लिए यहीं कैंप में सोने का फैसला करते हैं, फिर वे कल बाकी सब को लेकर वापस निकल जाएंगे। वहीं दूसरी टीम से उनका कॉन्टेक्ट अभी तक नहीं हो पाया, ताकि वे उन्हें बता ही सके कि उनका आगे जाने का कोई फायदा नहीं। उनका मेन मिशन स्टेसी ऑलरेडी मारी जा चुकी है। डॉक्टर यंग हालांकि खुश था कि इन लोगों के साथ वो तो यहाँ से निकल ही जाएगा, लेकिन जब उसने डेक्स के पास उसकी डायरी देखी तो वो उसे सेम वैसी ही एक और डायरी दिखाता है, जो कि उसे रास्ते से मिली थी। अब यहाँ से तो सभी हैरान रह गए कि डेक्स की डायरी की सेम टू सेम दूसरी डायरी कहाँ से आई। इसके अलावा और भी अजीब बात कि उस दूसरी डायरी में एक दिन आगे तक की इवेंट लिखी हुई थी, वो भी सेम डेक्स की हैंडराइटिंग में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डेक्स तो आज ही यहाँ आया था, तो फिर एक दिन बाद की इवेंट्स डायरी में कैसे आ गई? यहाँ तो सिचुएशन पहले से और ज्यादा उलझ चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी और दूसरी टीम रस, कोल्ट और टैग तीनों भी आज रात के लिए एक जगह रुककर आग जलाकर वहीं बिताने का फैसला करते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आई और वे अपने वेपन्स के साथ इस खतरे के लिए तैयार हो गए कि तभी कोई क्रीचर पीछे से टैग को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। टैग ने देखा कि वो बहुत बड़ा क्रीचर था और उन्हें अब सब समझ आ गया कि उन बॉडीज की ऐसे हालत किसने की। अब वो क्रीचर टैग को भी मारने ही वाला था कि तभी रस्क सही वक्त पर आकर उस क्रीचर को गोली मार देता है और टैग को बचा लेता है। हालांकि पीछे कोल्ट अकेला रह गया
और उस पर एक दूसरा क्रीचर आकर अटैक कर देता है। कोल्ट ने देखा कि वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि सेम उसी जैसा दिख रहा था और अब कोल्ट कुछ भी कर पाता उसके पहले ही वो दूसरा वर्जन अब कोल्ट को वहीं जान से मार देता है। अब कोल्ट का दूसरा वर्जन कहाँ से आया, ये क्रीचर कहाँ से आए, वहीं टीम को अपनी ही चीजों की दो कॉपीज कैसे मिल रही हैं, इन सब का राज बहुत जल्द खुलेगा। वहीं एडिसन और बाकी सब अब डेक्स की उसी दूसरी वाली डायरी को पढ़ने लगते हैं जिसमें कि एक दिन बाद तक इवेंट्स लिखी हुई थी। यहाँ लिखा था कि जो स्टेसी उन्हें मरी हुई मिली वो सरप्राइजिंगली अगली सुबह तक अपने आप जीवित हो गई। हालांकि सबको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब वे सुबह उठे तो सरप्राइजिंगली उन्हें सच में ही स्टेसी जीवित मिल गई। हर कोई हैरान था कि ये कैसे हो गया। स्टेसी जिसे कि कल खुद उन्होंने चेक किया था कि वो मर चुकी है, वो अब फिर से जीवित हो गई। वहीं दूसरी ओर रस और टैग जो कि अब कोल्ट के मरने के बाद 2 ही मेंबर्स बचे हैं, वे फाइनली चलते हुए नॉर्थ वाले कैंप तक पहुंच गए। उन्हें अब बस कैसे भी करके स्टेसी को ढूंढकर यहाँ से जिंदा निकलना था, क्योंकि कल रात वाले इंसिडेंट से उन्हें ये तो पता चल गया कि यहाँ इस आइलैंड पर अजीब तरह के म्यूटेंट घूम रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। अब यहाँ ये पूरा नॉर्थ वाला कैंप भी बिल्कुल खाली पड़ा था। सोरस यही कैंप वाला वॉकी टॉकी लेकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगता है। लकीली इस बार दूसरा वॉकी टॉकी एडिसन के ही पास था, तो फाइनली उनमें कम्युनिकेशन हो ही गया। रस उसे सब बताता है कैसे यहाँ बहुत खतरनाक म्यूटेंट्स घूम रहे हैं जो कि शायद से यहाँ किसी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुए होंगे, और कल रात वाले अटैक में उनका साथी कोल्ट भी मारा गया। वहीं एडिसन ने भी उसे सब बताया कैसे उन्हें पहले स्टेसी मरी हुई मिली थी मगर आज सुबह उन्हें स्टेसी जिंदा मिल गई, सो अब वे यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं बाहर स्टेसी अब डेक्स को सब बताने लगती है कैसे वो 3 दिन पहले अपनी टीम के साथ यहाँ आई थी। उन्हें पता चला कि उनके एक एक्सपेरिमेंट की वजह से यहाँ के एम्प्लॉयज म्यूटेट होने लगे और एक दूसरे पर ही अटैक करने लगे, लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि अब यहाँ इस आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद म्यूटेट हो चुके लोग बहुत खतरनाक हो गए और उन्होंने उनके ही मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अब स्टेसी के अनुसार उसे भी एक म्यूटेंट ने मार दिया था, लेकिन आज सुबह उसने खुद को जिंदा पाया, तो ये तो उसे खुद को भी नहीं पता कि वो जीवित कैसे हो गई। वहीं डॉक्टर यंग अब तक उस फ्यूचर डायरी के नोट्स पढ़कर बहुत कुछ समझ चुका था और वो अब एडिसन और पूरी टीम को सब रिवील करने लगता है जो कुछ भी उसे उस डेक्स वाली फ्यूचर डायरी से पता चला। दरअसल ये पूरा ही आइलैंड, इसके चारों ओर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं जिस कारण यहाँ कभी भी समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता। यहाँ सिर्फ 72 घंटे ही सीधा समय चलता है और फिर समय रीसेट हो जाता है, यानी कि फिर से सारी घटनाएं शुरू से होने लगती हैं जो कुछ भी पहले वाले लूप में घट रही थी, और पहले वाले लूप की इवेंट्स इस नई टाइमलाइन में मिक्स हो जाएंगी। यानी कि हर 3 दिन में एडिसन और उसकी टीम का हर एक नया वर्जन इसी आइलैंड पर लैंड करता है। इसका मतलब था कि वे पहली बार यहाँ नहीं आए बल्कि उनसे पहले भी उनके और भी वर्जन्स यहाँ पहले भी आ चुके हैं, इसलिए शुरू से लेकर अब तक उन्हें इतनी चीजें मिल रही थी। पहले डेक्स की घड़ी का मिलना, फिर से हम उसी जैसी डायरी का मिलना जिसमें कि फ्यूचर के कुछ दिनों की इवेंट्स लिखी थी, क्योंकि उनसे पहले वाले डेक्स के उस वर्जन ने यहाँ बहुत समय बिता लिया था और उसने सब कुछ समझकर अपनी डायरी में नोट कर दिया। अब चेज पूछता है कि फिर तो उन्हें अपने और भी वर्जन्स दिखाई देने चाहिए थे, तो उनके बाकी के पास्ट वाले वर्जन्स कहाँ गए। अब डॉक्टर यंग के अनुसार उन सब के पहले वाले वर्जन्स या तो मर चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा भी था रास्ते में उन्हें बहुत सी मरी हुई बॉडीज मिली थी। वही उनमें से हर एक का चेहरा बिगड़ा हुआ था जिससे कि वे उन्हें पहचान ना सके, यानी कि अब तक जितनी भी उन्होंने बॉडीज देखी थी वे सब उन्हीं के पास्ट वर्जन्स की थी। डॉक्टर यंग के अनुसार उनके जो भी वर्जन्स मरने से बच गए वे शायद से उसी एक्सपेरिमेंट वाले वायरस से म्यूटेट हो गए, क्योंकि इसी डायरी के हिसाब से यहाँ आइलैंड पर 3 दिन बिताने से वो म्यूटेशन इंसानों में शुरू हो जाती है। यानी कि ये पूरा ही आइलैंड एक टाइम लूप में चल रहा है जहां हर 3 दिन में समय रीसेट होने पर सारी इवेंट्स फिर से शुरू हो जाती हैं, जबकि पिछले वाले लूप से जो लोग बच गए थे वे अगले वाले लूप में पहुंच जाते हैं। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो कि कभी नहीं रुकेगा। इसका ये भी मतलब है कि इसके पहले वाला उनका कोई भी वर्जन कभी इस आइलैंड से निकल नहीं पाए। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद हर कोई डर चुका था। वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि बाहर अब उन्हें कई सारे म्यूटेंट्स की आवाजें आने लगी जो कि उन पर अटैक करने के लिए उन्हीं की ओर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर रस और टैग जब यही सब रेडियो पर सुन रहे थे तो उनके भी पीछे म्यूटेंट्स आ गए।
उन्होंने देखा कि ये तो सच में ही उनके और वर्जन्स थे जो कि अब म्यूटेट होकर अपने बस में नहीं रहे। यानी कि डॉक्टर यंग के अनुसार जो भी इस डायरी में लिखा है वो बिल्कुल सच है। रस और टैग अब अपने ही कई सारे म्यूटेंट्स वर्जन से लड़ने लगते हैं। उन्हें अपने ही ऊपर अटैक करते हुए काफी अजीब भी लग रहा था। तो दूसरी ओर एडिसन का ग्रुप भी अपने सामने अपने ही कई सारे वर्जन्स को म्यूटेटेड देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। चेस तो शुरू में अटैक भी नहीं कर पाता, लेकिन एडिसन ने समझाया कि वे अभी सिर्फ अपने बारे में सोचे और अटैक करें। उनके दूसरे वर्जन्स अब इंसान नहीं बचे, जिसके बाद फाइनली उन्होंने सभी म्यूटेंट्स के सिर में गोली मार उन सबको मार डाला। वहीं रस और टैग ने भी इन म्यूटेंट्स की पहली वेव को समाप्त कर दिया, लेकिन इसी बीच उनकी बहुत सी गोलियां और असला बारूद खत्म हो गया। उन्हें ये भी पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अनंत टाइम लूप के चलते उनके और भी बहुत से वर्जन्स आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेसी जो कि उन्हें मिली थी, उस पर भी अब उसे एक्सपेरिमेंट का असर होते हुए वो म्यूटेट होने लगी और उसने डेक्स पर अटैक कर दिया। हालांकि पीछे से चेज स्टेसी को गोली मार देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो गई और डेक्स बच नहीं पाया। अब आज का पूरा ही दिन उन म्यूटेंट से लड़ते हुए खत्म हो गया। लेकिन लकीली रस ने फाइनली इस आइलैंड से बाहर मौजूद उस प्राइवेट कंपनी की बेस पर कांटेक्ट कर ही लिया। वो बताता है कि उनका हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गया, सो कंपनी ओनर्स उन्हें लेने के लिए कोई रेस्क्यू टीम भेजें। रस ने यहाँ झूठ भी बोला कि उनके पास स्टेसी सही सलामत है, तो वे उन्हें लेने आ जाए। लेकिन अब सरप्राइजिंगली बाहर उस कंपनी की बेस पर सबको पहले से सच पता था। उन्हें मालूम था कि स्टेसी तो पहले ही मर चुकी है। यहाँ इस आइलैंड पर अब हर 3 दिन में टाइम लूप रीसेट हो रहा है। उन्होंने तो जानबूझकर इस टीम को अपने आखिरी एक्सपेरिमेंट के लिए इस आइलैंड पर भेजा था। इसलिए ही कहानी की शुरुआत में सबने नोटिस भी किया कि वे जितने भी मेंबर्स थे उनमें से किसी की भी कोई फैमिली मेंबर नहीं था। इस कंपनी ने उन्हें इसलिए चुना था ताकि उनके यहाँ आइलैंड पर टाइम लूप में फंसने के बाद कोई उन्हें बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश न करे। उन्हें इसके लिए बहुत सारे पैसों का लालच भी दिया गया ताकि वे इस ऑफर को मना न कर सके। यहाँ अब कंपनी के बेस से एक और राज खोलते हैं। दरअसल वो कंपनी अब के बिल्कुल 12 घंटे बाद इस पूरे आइलैंड को बॉम्ब गिराकर तबाह कर देगी ताकि ये खतरनाक म्यूटेशन इस आइलैंड से बाहर ना निकले। इसलिए उन्होंने आखिरी बार इस टीम को आइलैंड पर भेजा था। यानी कि अब इन बचे हुए 5 मेंबर्स को खुद ही अपने आप से यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, वो भी आने वाले 12 घंटों के अंदर, वरना तो फिर ये पूरा ही आइलैंड बॉम्ब धमाकों में ब्लास्ट हो जाएगा। रस और टैग ने ये सब एडिसन को भी रेडियो से बता दिया, जो कि चेज और डॉक्टर यंग के साथ उनसे दूसरी दिशा में मौजूद थे। अब उनमें से किसी को समझ नहीं आता कि वे यहाँ इस आइलैंड से निकलेंगे कैसे। हेलीकॉप्टर तो उनका पहले ही नष्ट हो गया, वहीं आसमान वाले रास्ते से वे वैसे भी नहीं निकल सकते। कि तभी रस को याद आया कि कैसे उसे यहाँ आने के बाद से ही भविष्य के विजन्स दिखाई दे रहे थे, जिन्हें कि वो अब तक डेजावू समझ रहा था। वो ऐसी ही एक इवेंट बताता है, यानी कि यहाँ इस आइलैंड पर समय उल्टा चलने से उसे शुरू से ही भविष्य की मेमोरीज याद आ रही थी। उसे भविष्य दिखाई दे रहा था कि कैसे इस आइलैंड के कोने में एक आखिरी बोट पड़ी है, जिससे कि वे पानी के रास्ते से बाहर निकल पाएंगे। बाकी सब भी समझ गए कि अब चूंकि इस आइलैंड पर समय उल्टा हो चुका है, यानी कि उनका फ्यूचर उनका पास्ट बन गया, जिससे कि रस को भविष्य का सब दिखाई दे रहा है। अब सुबह होते ही दोनों टीमें अपनी अपनी लोकेशन से उसी बोट को ढूंढने उसी ओर जाने लगती हैं, जहां रस के भविष्य के हिसाब से एडिसन की टीम उस बोट के ज्यादा करीब थी। तो वे पहले बोट में जाकर रस और टैग के वहां आने का वेट करेंगे, जिसके बाद वे एक साथ इस आइलैंड से निकल जाएंगे। लकीली रस का फ्यूचर विजन बिल्कुल सही था। एडिसन, चेज और डॉक्टर यंग को वो बोट मिल ही गई। वहीं डॉक्टर यंग ने ये भी अच्छी खबर दी कि इस बोट में बहुत सारा ईंधन मौजूद है, जो कि आराम से मेन सिटी तक पहुँच जाएगी अगर समुद्र में ज्यादा बड़े तूफान न आए तो। जबकि रस और टैग, जो कि उनसे बहुत ज्यादा दूर थे, वे अब रास्ते में म्यूटेंट से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उनके पास गोलियां और असला बारूद भी बहुत कम रह गया, क्योंकि वे कल से म्यूटेंट से लड़ रहे हैं। तो अब हथियारों के खत्म होने के बाद उन्हें हाथों से ही म्यूटेंट से लड़ना पड़ता है, जिस बीच वे काफी ज्यादा थक गए। वही वे म्यूटेंट्स उन्हीं के वर्जन थे जो कि अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे टैग और रस दोनों हारने लगते हैं, जिस बीच टैग फाइनली कई देर लड़ने के बाद अपने ही दूसरे वर्जन से हार गया और मारा गया। रस भी यहाँ बड़े भारी मन से टैग को वादा कर कि वो अगर यहाँ से बच निकला तो वो उसकी बेटी का इलाज करवाएगा और उसे सेफ रखेगा। लेकिन तभी उसने पीछे देखा कि उसी का म्यूटेटेड वर्जन उस पर गन पॉइंट कर रहा है। यहाँ अब तक अपने साथियों को मरे हुए देखकर रस भी मायूस हो चुका था, लेकिन उसका दूसरा वर्जन उसे गोली मार पाता उसके पहले ही पीछे से चीज ने आकर उसे मार दिया और रस को बचा लिया।
लेकिन तभी एक ट्रैप में पैर पड़ने से एक लकड़ी का टुकड़ा रस के पेट में धंस गया, यानी कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वहीं अब तक 12 घंटे पूरे होने के बाद पूरे आइलैंड पर बम फटना शुरू हो जाते हैं। रस कहता है कि वो भी बच नहीं पाएगा और चेज उसे यहीं छोड़कर खुद की जान बचाए और आइलैंड से निकल जाए। सो चेज अब अपनी गन उसे देकर बोट में जाने के लिए निकल गया। दूसरी ओर बोट में बाहर बॉम्ब्स को फटते देख डॉक्टर यंग एडिसन को अभी निकलने को कहता है, क्योंकि चेज के वापिस आने तक वे बच नहीं पाएंगे। लेकिन एडिसन बिना अपने साथी चेज और रस को लिए अकेले नहीं जाना चाहती। सो डॉक्टर यंग अब एडिसन के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और खुद ही बिना किसी का इंतजार करे बोट लेकर आइलैंड से निकलने लगा। हालांकि चेज फाइनली भागते हुए किनारे तक आ गया और वो आखिरी वक्त पर पानी में कूदकर बोट की रस्सी पकड़ लेता है। वहीं अब तक एडिसन को भी होश आ चुका था। उसने देखा कि डॉक्टर जो कि इस आइलैंड से निकल रहा है, अब उसे भी यहाँ आइलैंड पर 3 दिन पूरे होने से वो खुद म्यूटेट होने लगा, क्योंकि डॉक्टर यंग बाकी सबसे पहले यहाँ आया था और वो अब म्यूटेटेड होकर एडिसन पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो एडिसन को जान से मार पाता उसके पहले ही उसे किसी ने गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि रस की था, जो कि आइलैंड पर ही ब्लास्ट में मरने से पहले एक आखिरी निशाना लगाता है और उसने एडिसन को बचा लिया। वही अब बोट में चेज और एडिसन ही बचे थे। सो वे सांसें थामकर इस वर्महोल से सेफली निकलने की कामना करने लगते हैं, क्योंकि पिछली बार उनका हेलीकॉप्टर तक बाहर नहीं जा पाया था। लेकिन तभी लकीली आइलैंड पर होते हुए ब्लास्ट से उन वर्म होल्स का कुछ हिस्सा डिस्टर्ब हो गया और अब एक सेफ पैसेज बनते हुए चेज और एडिसन फाइनली दोनों बाहर निकल ही गए और बच गए। दोनों के बाकी के सभी साथी इसी आइलैंड पर मारे गए, लेकिन उन्होंने खुद मरने से पहले कम से कम उन दोनों के बचने में मदद की। इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं ऐसी ही अंडररेटेड अनदेखी साई-फाई मूवीज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।